नमस्कार साथियों, मैं हूं सतविंदर सिंह भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष, हरियाणा इकाई का और कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी और किसान कमेटी का सदस्य। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 25 सितंबर को देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। किसान धरने पे बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। जो 3 अध्यादेश मोदी सरकार लाई थी, जिनको आज बिल का रूप दे दिया गया है और लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में पास कर दिया गया है, ये सारा प्रोटेस्ट इन 3 बिलों को लेकर है। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी आज इस समय किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के पक्ष में खड़ी है। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एक मुद्दा तो ये है कि कुछ चीजों के वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन वो वायदे सचमुच में पूरे होंगे या नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा रही। और हम अखिल भारतीय परिवार पार्टी में जैसा कि कहते हैं और इस बात को मानते हैं कि हमें अंधा विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो चीज गलत है उसे गलत कहना और मानना चाहिए, और जो चीज सही है डेफिनेटली उसे सही मानना चाहिए। तो हम इस बिल में जो कमियां हैं उसको हाईलाइट कर रहे हैं और केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वो कमियां इन बिलों में सुधारी जाएं। हम सिर्फ विरोध नहीं कर रहे कि इस बिल में ये नहीं है वो नहीं है, हम सरकार को ये सजेशन भी दे रहे हैं कि करना क्या है, क्या करना चाहिए, ताकि ये बिल सचमुच में किसानों के फायदे के बिल निकलें और किसी कॉरपोरेट के फायदे के ना निकलें। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें किसानों का कुछ बहुत अधिक फायदा हो रहा है। मेरे पास ये बिल की कॉपीज हैं और मैंने इनका अच्छे से अध्ययन किया है। बहुत सारे मेरे मित्र और मेरे परिवार के साथी भी पूछ रहे थे कि इस बिल में है क्या, यानी कि बहुत सारे लोगों को ये क्लियर ही नहीं है कि इस बिल में क्या है। यहां तक कि जो सरकार के समर्थक हैं और उन बिलों का समर्थन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी इन बिलों को ठीक से पढ़ा होगा कि इनमें है क्या। तो ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो बातचीत लंबी हो जाएगी। लेकिन इन बिलों में मुख्य कमियां क्या हैं वो मैं बिंदु रखना चाहूंगा, और अगर वो कमियां दूर कर दी जाएं तो ये बिल किसान के काम के हो सकते हैं, नहीं तो ये बिल सिर्फ कॉरपोरेट और बड़ी बड़ी कंपनियों के ही काम के हैं। तो जो पहला बिल है, कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार संवर्धन और सुविधा कानून, ये फार्मर प्रोड्यूस से रिलेटेड है कि कोई भी किसान देश भर में कहीं पर भी अपनी किसी भी फसल को किसी भी दाम पर किसी भी कंपनी को या ट्रेडर को या किसी दूसरे फार्मर को बेच सकता है। तो इसमें ये दलील दी जा रही है कि इससे किसानों का बहुत फायदा होगा और किसानों को उनकी मर्जी के दाम मिलेंगे। तो बल्कि चाहते तो हम भी यही हैं। मैं खुद एक किसान हूं और सारे किसान ही इस देश को चला रहा है। किसान अन्नदाता है कि उसको उसकी मर्जी के दाम मिले। तो ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये वास्तविकता है? पहली बात तो मैं अगर अपनी बात करूं एज ए किसान, अगर मैंने गेहूं की या धान की फसल उगाई है और उसे मैंने ट्रैक्टर ट्रॉली पर लाद के हमारे यहां से मंडी 10 किलोमीटर दूर है, मैं उस 10 किलोमीटर तक भी लेके जाता हूं तो मुझे बहुत खर्चा पड़ जाता है। तो क्या आम किसानों की ये हिम्मत है, क्या वो समर्थ हैं कि वो अपनी फसल को किसी दूसरे राज्य तो छोड़िए किसी दूसरे जिले में भी ले जाकर बेच सकें? तो ये बहुत व्यवहारिक चीज नहीं है, अव्यवहारिक चीज है, प्रैक्टिकल चीज नहीं है। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कहीं जिक्र नहीं किया गया। मोदी जी ने अपने ट्वीट में भी कह दिया, भाषण में भी कह दिया, खट्टर जी ने भी कह दिया
कि जी एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और जो एमएसपी निर्धारित किया गया है वो किसानों को मिलेगा। लेकिन एमएसपी मिलेगा कहां? एमएसपी तो सिर्फ मंडियों में मिलेगा। और उसके ऊपर भी मैं आता हूं कि मंडियों में किसान क्यों नहीं जाएगा। जब अगले बिल की बात करता हूं तो उसमें वो भी क्लियर हो जाएगा कि मंडियों में किसान क्यों नहीं जाएगा। तो ये सिर्फ कहने की बात है, एक मौखिक कहा हुआ वचन है, सिर्फ एक दिलासा दिया जा रहा है, कहकर, लिखकर नहीं दिया जा रहा कहीं पर भी। तो अगर इस बिल में ये लिख दिया जाए कि किसानों को एमएसपी जो है वो मिलेगा, चाहे वो अपनी उपज मंडियों में बेचें या फिर कहीं पर भी बेचें, चाहे किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बेचे, कंपनी को बेचे, उनको एमएसपी मिलेगा ही मिलेगा। तब जाकर इस बिल में किसानों के लिए कुछ निकल के आएगा। नहीं तो ये बिल सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट्स को फायदा देने का ही बिल बनकर रह जाएगा। और तीसरी इसमें बात की गई है कि यदि किसी कंपनी और कंपनी ट्रेडर या किसान के बीच में कुछ मनमुटाव हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए किसी बात को लेकर, कि कोई असहमति हो जाए, तो उसका निपटारा एसडीएम द्वारा बनाई गई एक कमेटी के थ्रू होगा और एसडीएम का फैसला फाइनल होगा। एसडीएम का फैसला अगर ना उनको पसंद नहीं आता है तो वो हद से हद कलेक्टर के पास जा सकते हैं और अगर वहां पर जो भी निर्णय होगा वो फाइनल होगा और वो सिविल कोर्ट के निर्णय के बराबर होगा। उस फैसले को चैलेंज करने के लिए वो किसी और कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो सोचिए, क्या ये सही है? ये कलेक्टर, एसडीएम भी तो सरकार द्वारा ही अपॉइंटेड है और क्या गारंटी है कि इससे करप्शन नहीं बढ़ेगी, किसानों को न्याय मिलेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें पता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसके पास पैसा डेफिनेटली उसके हक में फैसला जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो हमारे अनुसार इस चीज को भी बदला जाना चाहिए कि यदि किसान सहमत नहीं है एसडीएम या कलेक्टर के फैसले से, तो उसके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो किसी कोर्ट में भी जा सके। तो इस बिल में ये दो मुख्य बातें अगर जोड़ दी जाए तो कहीं जाकर ये बिल किसानों के काम का बिल बनेगा। दूसरा बिल है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। ये बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। इसमें छूट दी गई है कि कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन्वॉल्व हो सकता है और किसानों से उनकी जमीन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हक ले सकता है, जिसमें किसान उनके साथ किसी भी तरह का एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि एक चीज जोड़ी जाए कि किसान को जो भी उस खेत में से फसल होगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग द्वारा, उस फसल का 15 से 20% मालिकाना हक किसान का ही होगा और अगर वो चाहे तो उसे कहीं और भी बेच सकता है या फिर उसी कंपनी को बेच सकता है अपनी मर्जी द्वारा। अगर नहीं बेचना चाहता तो ना बेच सके। कारण कि आज की तारीख में किसान जो भी फसल उगाता है उसी में से अपने लिए बचाता है, अपने लिए, अपने घर के लिए बचाता है, अपना गुजारा करने के लिए बचाता है। परंतु अगर उसने अपना सारा खेत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे दे दिया तो उसको तो उसकी वो फसल मिलेगी नहीं जो उसने खाने के लिए पूरे साल के लिए बचानी थी। तो होगा क्या कि उसे वो फसल दोबारा ट्रेडर या कंपनी से ही खरीदनी पड़ेगी और डेफिनेटली अधिक मूल्य पर ही खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए तो वो बाजार जैसा हो गया, उसे बाजार से खरीदनी पड़ेगी। तो इसमें एक ये चीज जरूर जोड़ी जानी चाहिए। और दूसरी बात फिर वही कि अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है, किसी भी तरह का झगड़ा होता है किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच, तब वो फिर से एसडीएम और कलेक्टर लेवल तक ही जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा, अगर अब हम तीसरे बिल की बात करें, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, तो इसमें जो बदलाव किया गया है कि हर चीज के ऊपर से
लिमिटेशन हटा ली गई है कि उसको जितना मर्जी स्टॉक किया जा सके। तो अब इसमें एक मेरा सिंपल सा सवाल है, और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल सी बात है, इससे क्या होने वाला है कि इससे हर चीज की होर्डिंग बढ़ जाएगी। जब फसल पकने का समय आएगा उस टाइम पर सस्ते दामों में वो खरीद ली जाएगी, और जो मर्जी जितना मर्जी स्टॉक कर सकता है, और बाजार में उसकी किल्लत जब दिखा दी जाएगी या तो कृत्रिम रूप से या एक्चुअल रूप से, तब उस चीज को निकाला जाएगा और जितने मर्जी दाम वसूला जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि इससे किसान को क्या फायदा है। मोदी सरकार, खट्टर सरकार सभी इस चीज को जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं कि इससे किसान का फायदा है। तो एक ये सवाल का जवाब दिया जाए कि इससे किसान का क्या फायदा है। अब अगर बोले जी किसान भी स्टोरेज कर सकता है, किसान भी भंडारण कर सकता है, तो किसान भंडारण करके करेगा क्या। अगर मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, मैंने उसमें गेहूं धान उगाया है, वो मैंने भंडारण करने के लिए थोड़ी उगाया है, बेचने के लिए उगाया है। तो इस बिल में से जो भी फायदा होने वाला है वो सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और कंपनीज को ही होने वाला है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष सी बात है, इसमें कोई अधिक लॉजिक लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसमें हमारा एक सजेशन ये है कि कम से कम जो बिल्कुल एसेंशियल चीजें हैं, जो एक व्यक्ति को खाने गुजर बसर के लिए चाहिए, जैसे गेहूं, धान, तेल, तिलहन, आलू, प्याज, इन चीजों को तो कम से कम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में एसेंशियल कमोडिटी रखा जाना चाहिए, और इसकी लिमिट पर कुछ ना कुछ अंकुश लगाया जाना चाहिए, कुछ ना कुछ स्टॉकिंग की लिमिट रखी जानी चाहिए। और एक और जो बात बड़ी निकल के आई है, बार बार ये कहा जा रहा है कि एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी में हमने कुछ नहीं चेंज किया है और मंडियां वैसे की वैसे ही रहेंगी। तो इसमें भी कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की बात नहीं है। जो मैंने शुरू में आपसे एक बात बोली थी कि किसान अपना प्रोड्यूस कहीं पर भी बेच सकता है ट्रेड एरिया के अंदर। ट्रेड एरिया मतलब एपीएमसी मंडी का एरिया छोड़ के बाकी जो एरिया बचता है, चाहे वो अपने खेत से फसल को बेचे या कहीं और जाके फसल को बेचे या स्टोरेज वेयर हाउस से बेचे, तो वहां कोई टैक्स नहीं लगेगा, वहां कोई फीस नहीं लगेगी। तो लॉजिकल सी बात है, किसान कहां जाएगा? किसान मंडी में तो जाएगा नहीं, क्योंकि वहां तो उसको फीस देनी पड़ेगी, जो टैक्स देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। तो अब कहने को कहा जा रहा है कि जी हम इसको छेड़ ही नहीं रहे, हम तो मंडियों को बिल्कुल नहीं छेड़ रहे, मंडियां जहां है वहां है। बिल्कुल ठीक है, आप नहीं छेड़ रहे, लेकिन आप ये देखिए तो सही, इसके इम्प्लीकेशन क्या है, परिणाम क्या होंगे आखिर में जाके। परिणाम तो यही होने वाला है, अगर 100 आड़ती एक मंडी में बैठे हैं और उनके पास 2000 किसान आते थे, और आज उनके पास कोई किसान नहीं आएगा, इक्का दुक्का किसान आएगा, किसी की मजबूरी में अगर आया तो वो मंडी आड़ती में बैठ के करेंगे क्या? थोड़े दिनों में अपनी दुकान बंद करके घर पे बैठ जाएंगे, कुछ और काम धंधा देखेंगे। तो एक तो इतने लोगों के पेट पर लात लग रही है, और दूसरी बात मंडी ऑटोमेटिकली खत्म हो जानी है। और जब मंडी खत्म हो गई तो कौन बचेगा? सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां बचेंगी। अच्छा, तो अब एक बात बोली जा रही है, दलील दी जा रही है, जी हम बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं, बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं। आप बिचौलियों को खत्म नहीं कर रहे, आप बिचौलियों को बदल रहे हैं। अब बिचौलिए हैं आड़ती, आम व्यक्ति, इंसान, जो छोटे लेवल के व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, वो बिचौलिए हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? बड़े बिचौलियों को बीच में ला रहे हैं, बड़ी कंपनियों को बीच में ला रहे हैं, लेकिन बिचौलिए तो वहीं के वहीं हैं। किसान की फसल अगर गेहूं 20 रुपए किलो बिकनी थी, तो वो 20 रुपए किलो ही बिक रही है, हद से 25 बिक जाएगी, 100 रुपए किलो तो बिकने से रही, लेकिन बिकेगी वो कितने में, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, इसके ऊपर कोई कानून भी नहीं है। यहां तक कि किसान से वो मिनिमम कितने में खरीदी जाएगी, इसके ऊपर भी कानून नहीं है, क्योंकि वो किसी भी दाम पे खरीदी जा सकती है और किसी भी दाम पे बेची जा सकती है। तो कुल मिलाकर जब मंडी ही खत्म हो जाएगी तो उसको खत्म करने के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि मंडी एक्ट में कोई बदलाव ना हो और मंडी में भी कोई टैक्स या कोई फीस ना लगे, तब जाकर बात समझ में आती है, जी बात बराबर है। और एक बड़ा सवाल इससे फिर ये उठता है, अगर मंडी ऑटोमेटिकली खत्म हो ही जाएगी
तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या होगा, उस सिस्टम का क्या होगा जिसके अनुसार सरकार किसानों से गेहूं, चावल व अन्य बाकी वस्तुएं खरीदती है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत गरीबों को या जिनको जरूरत है उनको सब्सिडी देकर कम दामों पर बेचती है या फिर फ्री देती है। जो स्कीम चलाई हुई है उनका क्या होगा? अब दलील दी जा रही है नहीं जी उनका उसका क्या होगा, वो तो जैसे मंडियों से खरीदा जा रहा है वैसे ही खरीदा जाएगा, लेकिन कब तक? तो जब मंडी खत्म हो जाएगी फिर कहां से खरीदोगे? वही कंपनीज। तो यानी कि जो चीज अगर किसी का एमएसपी अगर 2000 है, अगर किसी मान लो गेहूं का या धान का, तो अगर किसान से कंपनी ने 2500 में भी खरीद लिया, मान लो कि आपकी बात मान ही लेते हैं कि चलो किसान को फायदा हो गया, किसान एक तो दो कंडीशन है कि कम में खरीदा ज्यादा में खरीदा, मान लो कि ज्यादा में खरीद लिया तो वो कंपनी सरकार को कितने में बेचेगी? घाटे में तो बेचने से रही, तो यानी कि और ज्यादा दाम पे सरकार खरीदेगी। तो यानी कि कुल मिलाकर इससे नुकसान किसका होगा? देशवासियों को होगा, क्योंकि सरकार तो देश के टैक्स के पैसों से ही खरीदती है, जो हम टैक्स इकट्ठा करते हैं, जो हमारा बजट है सारा उसमें से खरीदती है। तो कुल मिलाकर फायदा किसका होगा और नुकसान किसका होगा? नुकसान आम जनता का होगा, देश का होगा, फायदा सिर्फ कॉर्पोरेट्स का और घरानों का होगा। बात को लंबा ना खींचते हुए मैं जल्दी से इस बात को कंक्लूड करता हूं कि तीनों बिलों की मोटी मोटी बातें कर ली गई हैं कि उनमें क्या कमियां हैं और क्या संशोधन उसमें जरूरी हैं, ताकि सही मायने में ये किसानों के बिल, किसानों के हित के बिल बन सके। नहीं तो जो ये बिल, जो इनका अभी का स्वरूप है उसमें ये कॉर्पोरेट के बेनिफिट के बिल है, कॉर्पोरेट्स के हित के बिल है। मैं एक मुख्य बात और कहना चाहूंगा कि सरकार को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी इन बिल्स को लाने की। उदाहरण के तौर पर हमने बिहार में ये सिस्टम लागू किया है 2006 से, तो सरकार को वो सिस्टम स्टडी करके देश के सामने एक रिपोर्ट रखनी चाहिए थी कि 2006 से ऐसा ही सिस्टम बिहार में लागू है और इससे बिहार के किसानों का ये फायदा हुआ है, उनको उनकी स्थिति खराब थी और बढ़िया हुई है, या उनकी स्थिति जितनी थी उससे भी और गड्ढे में चली गई है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने वो चीज कहीं आजमा रखी है तो उसकी स्टडी किसानों के सामने लानी चाहिए थी। और दूसरी बात, यही सिस्टम अमेरिका और यूरोप में लागू है, वहां पर भी ओपन सब कुछ सिस्टम ओपन है कि किसान कहीं पर भी जैसे मर्जी बेच सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो वहां के किसानों की दुर्दशा देखिए, वहां पर कृषि आज की तारीख में कोई ऐसा नहीं है वो कि उसमें कोई फायदा हो रहा है किसानों को, बल्कि कृषि नुकसान का व्यवसाय है वहां पर, और सरकार हजारों डॉलर किसानों को सब्सिडी के रूप में देती है, जिसके कारण वहां के किसान अपनी जीविका चला पा रहे हैं। तो सरकार को यूरोप और अमेरिका का सिस्टम स्टडी करके भी भारतवासियों के और किसानों के सामने रखना चाहिए था कि जी ये फायदे हैं वहां पर, ये किसान वहां का इतना समृद्ध है तो आप भी वहां हो जाओगे। और एक चीज और सरकार कर सकती थी या अभी भी कर सकती है कि इन नियमों को लागू करने से पहले कोई एक राज्य चुन ले। मैं तो बोलूंगा मोदी जी आपका राज्य चुन लेते हैं, आप गुजरात में या किसी भी अन्य राज्य में इस मॉडल को लागू कीजिए और अगले 4-5 सालों में ये प्रूव कीजिए कि हाँ जी इससे एक्चुअल में किसानों को बेनिफिट हुआ है और ये बेनिफिट हुआ है और कहीं किसानों का नुकसान नहीं हुआ, तो हम मान लेते। और आखिर में एक सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि इसके पीछे सरकार की नीयत क्या है, सचमुच में किसानों का फायदा कराना या कॉर्पोरेट्स का फायदा कराना। कोविड के टाइम में ये बिल पास किए गए, पहले अध्यादेश ला दिए गए, अध्यादेश की चलो कहीं कोई डिस्कशन नहीं होनी है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी, अध्यादेश ला दिए। लोकसभा में आपने बिल पास करा लिया, मेजोरिटी है आपकी। एक राज्यसभा बची थी, राज्यसभा का पूरा प्रकरण देखकर मुझे इतनी शर्म आई कि किस तरह से लोकतंत्र की भक्कियां उधेड़ दी गई हैं। अगर कोई बिल पास किया जा रहा है तो उसमें जितने भी सदस्य हैं उनकी डेफिनेटली वोटिंग होती है, ध्वनि मत से बिल पास करा लिया गया।
अब ध्वनि मत में कितनी ध्वनियां आई हैं उसके पक्ष में और कितनी ध्वनियां आई हैं उसके विपक्ष में, ये कोई कोई ज्यादा सार्थक तरीका नहीं है किसी इतने बड़े बिल को पास कराने का। कम से कम वोटिंग तो करवा लेते, पता चल जाता कि कितने समर्थन में और कितने विपक्ष में है। और मैं तो यहां पर विपक्ष की भी जो उनकी मंशा है उस पर भी मुझे शक होता है। 127 विधायक हैं जो विपक्ष के पास हैं और भाजपा के पास उनसे कम विधायक हैं, फिर भी इस बिल को भाजपा ने ऐसे पास करवा लिया गया। तो अब कांग्रेस पार्टी किसानों का बड़ा समर्थन कर रही है, जी बहुत हम तो किसानों के साथ हैं, ये है वो है। अरे आप किसानों के साथ नहीं, आप वोट के साथ हैं। भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। भाजपा भी सिर्फ वोट के लिए काम कर रही है, कांग्रेस भी वोट के लिए काम कर रही है। तो अगर आप इतने ही किसानों के हितैषी हैं तो पिछले 60-70 सालों में क्या किया आपने किसानों के लिए? क्यों नहीं एमएसपी बढ़ाई? क्यों नहीं कारगर कदम लाए गए? क्यों नहीं उनके लोन माफ किए गए? इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के तो 10-10 करोड़, 10-10 हजार करोड़, 3-3 हजार करोड़ लोन ऐसे ही माफ कर दिए जाते हैं, एनपीए घोषित कर जाते हैं। जी हम क्या करें अब? और मोदी जी ने चुनाव जीतने से पहले 2014 में लोकसभा के चुनाव जीतने से पहले कितना बड़ा वादा किया था कि सभी किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। कहां है कर्ज माफी? तो ना तो पूर्ण रूप से विपक्ष और ना ही सरकार ये चाहती है कि किसानों का भला हो। और सबसे बड़ी बात, अगर किसानों का भला है तो किसानों से तो बात कर लेते कम से कम। आपने अपनी पार्टी के किसान बुला के उनसे बात कर ली, जो असली किसान हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, पूरे देश के किसानों से तो कम से कम बात कर लेते। तो कुल मिलाकर इन बिलों का अध्ययन करने के बाद मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस स्वरूप में ये बिल किसानों के लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट्स के लिए ही है। और किसान भाइयों को और देश की जनता को मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी, जिस पार्टी का हमने गठन किया है, वो कोई आम राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो लोगों की पार्टी है। हम जितने भी अभी अखिल भारतीय परिवार पार्टी से जुड़े हैं, ना तो हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना हमारे दादा परदादा राजनीति में रहे हैं, और किसी का भी कोई खास राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। हम आप लोगों में से ही उठकर आगे आए हैं, और उठ के आगे आने का कारण यह है जो आपके सामने प्रत्यक्ष है। किसी को नहीं बख्शा जा रहा। किसानों का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रेल का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सरकारी कंपनियों का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, एयरपोर्ट्स का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। हर चीज को सरकार बेचने में लगी हुई है। और इससे पहले की सरकारों ने भी जनता का, किसानों का कितना शोषण किया है हम सबको पता है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तो आप सबसे भी आह्वान करूंगा कि आप लोग राजनीति को गालियां देने की बजाय और इन राजनेताओं के चक्कर काटने के बजाय एक निर्णय लीजिए कि आप राजनीति से जुड़िए, आप खुद सत्ता में आइए और अपने हक के फैसले जो करने हैं उसमें भागीदार बनिए, हिस्सेदार बनिए। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि हम आज भी आपके साथ हैं और आगे भी आपके साथ रहेंगे। और 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी 543 की 543 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बहुमत में सरकार बनाएगी, सारी की सारी सीटें जीत कर। और हम आपको यह आश्वासन देते हैं कि अगर इन बिलों में सुधार नहीं किया गया और इन बिलों को वापस नहीं लिया गया तो 2024 में बनने वाली हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार इन बिलों को या तो रद्द करेगी या फिर इनमें ऐसे संशोधन करेगी कि उसमें किसान का फायदा हो, आम जनता का फायदा हो, कॉर्पोरेट्स और राजघरानों का फायदा इसमें ना हो। जय हिंद, जय भारत।